आज की बात अगर हम करें तो सियासत में बीजेपी के ही दो रंग नजर आने लगे। इलाहाबाद में लगे महाकुंभ में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मंदिर निर्माण का बिगुल फूंका, तो दिल्ली में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत निर्माण की बात की। अब पार्टी अगले चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज की दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। महाकुंभ में राजनाथ सिंह संतों के पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे हैं और उन्होंने यहां पर अयोध्या में मंदिर निर्माण का प्रण दोहरा दिया पूर्ण बहुमत पाने की सूरत में। जबकि दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचे नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ विकास से ही सुशासन आएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की दहलीज पर कदम रखा तो सियासत का एक सच शीशे की तरह साफ हो गया। या तो मोदी के करिश्मे का कोई मुरीद हो सकता है या मोदी का विरोध कर सकता है, लेकिन कोई मोदी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भाषण देने आए मोदी का ऑटोग्राफ लेने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, तो आयशा ने विरोध में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मोदी हिंदुस्तान की हुकूमत की उस जमीन पर खड़े थे जिस पर जल्द ही जंग लड़ी जानी है, और मोदी ने बातों बातों में इशारा कर दिया कि आने वाले दिनों में सत्ता की तकदीर इस बुनियाद पर खड़ी होगी। तो पहली आवश्यकता है हम स्वराज्य पे बल कैसे दें। और जब मैं स्वराज्य कहता हूं तब जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में अगर कहूं तो गुड गवर्नेंस। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। उस विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है और वो है गुड गवर्नेंस। यह अनायास नहीं है कि सियासी पंडित नरेंद्र मोदी को बीजेपी के पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देख रहे हैं। अगला चुनाव यूथ आइकन राहुल गांधी बनाम मोदी का माना जा रहा है और मोदी के एजेंडे में न्यू एज पावर बन चुकी है युवा शक्ति। और मित्रों, आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को बुलाने की ताकत रखता है। ये ताकत मेरे देश में है, ये ताकत मेरे देश के नौजवान में है। मित्रों, पूरी उंगली के भरोसे पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की पहचान बनाने का काम ये मेरे देश 20-22 साल के नौजवानों ने किया है। इस देश के किसी नेता ने नहीं किया है। विश्व को भारत की तरफ नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया है। इसे मोदी की खासियत माने या राजनीति की सदी हुई चाल, मोदी ने दिल्ली गैंगरेप केस का नाम तक नहीं लिया, लेकिन कानून ने केंद्र के बदलाव की कवायद को सिरे से खारिज कर दिया। मेरा चौथा टर्म है जब मुख्यमंत्री के नाते मैं कार्य कर रहा हूं, और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, यही कानून, यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही दफ्तरें, यही लोग, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लगाम लगाने की जोर आजमाइश जारी है, लेकिन इस बीच खुद मोदी ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और देश के विकास का खाका तक खींच डाला। जाहिर है इस सियासत के कई मायने हैं जो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी मथने के लिए काफी हैं। रीमा पराशर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। और मोदी के लिए भी लगता है ये बात बिल्कुल साफ है कि विकास पुरुष का स्वरूप धारण कर ही वो प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे निकल सकते हैं, और इसीलिए विकास ही उनका आज का मुद्दा रहा। गुजरात के विकास की तो उन्होंने दिल्ली में ढोल पीट दिए, लेकिन एक दिन पहले ही उनके राज्य के एक नेता ने विकास के दावों पर कलंक लगा दिया था। वोट देने वालों की परीक्षा लेकर 15 लोगों के हाथ खौलते तेल में डाल दिए गए थे। अब विपक्ष पूछ रहा है कि गुजरात में माउस चार्म है या ब्लैक मैजिक चार्म। ये नरेंद्र मोदी के उसी गुजरात की भयावह तस्वीर है जिसके माउस चार्मर बनने की चमक मुख्यमंत्री पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। गुजरात के बनासकांठा में एक लोकल नेता ने एक दो नहीं पूरे 15 लोगों को खौलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर कर दिया।
आरोप है कि गिरीश परमार नाम का नेता पंचायत चुनाव हारने के बाद वोटरों की परीक्षा ले रहा था। उसने लोगों से कहा कि अगर तुमने मुझे वोट दिया है तो खौते तेल में हाथ डालकर इसका प्रमाण दो। इनकी चीख ने पूरे इलाके को दहला दिया, लेकिन बड़े पुलिस अफसर कान में तेल डालकर बैठे रहे। आखा गामમાં એમ જણાવ્યું એ લોકોએ કે વોટિંગ નથી આપે એ રીતનું વારાફરતી નંબર પર દરેકના હાથ અંદર ને ખવરાયા, બરોબર? જે પહેલા વાર્ડમાં ઓછું ગરમ હશે ને એટલે કોઈ લોકોને ખબર પડે નહીં, કોઈ લોકોએ જણાવ્યું નહીં, બીજા વાર્ડ વાળાને બધાના હાલત થઈ જશે। તે ડબ્બો ઇનામતી તેલનો લઈ આવ્યો અને અમે ના પાડીને ઘરમાં પૂર્યો, તોય સતોય પછી ગામમાં લાવીને તેલ ગરમ કરીને બધાને કે તમે સાચા હોય તો નાખો। તે બધાએ વોટ નાખ્યા હતા એટલે પછી આપણે શું ગુનામઈએ, એટલે બધાને હાથ દબોડે। अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने गुजरात की चमक दिखाई तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि ये माउथ चार्मर का राज्य है या मैजिक चार्मर का। ये गुजरात की बीजेपी का जो प्रशासन है, जिसकी बड़ी शोहरत वो करते हैं, जिस प्रशासन को लेके सुबह शाम तारीफें करते हैं, उस प्रशासन से ये पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल बनासकांठा की खौफनाक वारदात के आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विपक्ष की माने तो इस घटना में छिपी है एक राज्य के सुशासन और स्वराज की हकीकत, जिसे मोदी दुनिया को शायद दिखाना नहीं चाहते। अहमदाबाद से मौशिकी आचार्य के साथ आज तक ब्यूरो। तो मोदी दिल्ली में भारत निर्माण की बात कर रहे थे, जबकि कुछ ही घंटे पहले उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह मंदिर निर्माण का नारा दे रहे थे। इलाहाबाद में वीएचपी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में राजनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। धर्म के दिए में फिर से राजनीति का घी उड़ेल दिया गया। 90 के दशक में रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी धनुष पर राम बाण चढ़ा दिया है। बीजेपी की सियासी रामायण के अयोध्या कांड की उत्तर कथा लिखने तैयारियों को लेकर अब कोई शक शुबहा नहीं रहा। कुंभ में संतों और बीएचपी के मार्गदर्शन मंडल की बैठक में बीजेपी ने राम जन्मभूमि के गुम हो चुके मुद्दे में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 9 साल में विपक्ष के तौर पर 2.5 कोस चलने में भी नाकाम रही बीजेपी ने अब चुनावी जंग के लिए भगवान राम की बैसाखी टांग ली। संगम के तट पर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। करोड़ों राम भक्तों की चाहत पूरी करने के लिए संतों के आशीर्वाद की गुहार लगाई। मैं तो बस इतना ही आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबसे इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, ताकि आपकी ही मनोकामना नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त उनकी मनोकामना को हम पूरा करने में एक गिलहरी की कम से कम भूमिका निभा सकें। क्या एक बार फिर उन्माद की राजनीति का दौर लौटेगा? क्या धर्म पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग एक बार फिर सियासत के सलीब पर चढ़ा दिए जाएंगे? राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने पुल के सुराखों को भरने का काम किया था ताकि राम सेना लंका तक पहुंच सके, लेकिन राम के नाम पर बीजेपी की अब तक जो सियासत रही है उसने हमेशा समाज में रिश्तों के पुल के सुराख को और चौड़ा किया है। राम के नाम पर वोट बाजार में खड़ी बीजेपी को वीएचपी ने चुनावी महाभारत से पहले सियासत के धर्म युद्ध में कूदने की साधु संतों से अपील तक कर डाली। हमारे संतों ने सड़कों पर जाकर गांव-गांव में जाकर के शिला पूजन के कार्यक्रम के साथ साथ बड़ी बड़ी सभाओं में समाज का जागरण किया था। मुझे इतना कहना है कि इतना समय आ गया है, राम जन्मभूमि के बलिदान का समय आ गया है। हमारा नौजवान अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार है। वीएचपी ने साधु संतों को राम के नाम पर सत्ता का सपना दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा किया कि राम नाम के सहारे बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर जाएगी और अगली सरकार राम भक्तों की ही होगी। आपकी ललकार चाहिए। आप वर्ष भर अगर इस कार्य में जुटेंगे तो निश्चय इस देश का वातावरण ऐसा बनेगा जो हिंदूमय हो जाएगा, सारा देश राम भक्त हो जाएगा। आने वाली सरकारें भी राम भक्तों की ही उनसे ही बनेंगी। त्रेता युग की एक किंवदंती है, राम सेतु तैयार करने को भगवान राम की सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखती थी और पत्थर पानी पर तैरने लगते।
लेकिन सियासी समंदर में बीजेपी ने वोट की खातिर जब रामनामी पत्थर को डाला, ज्यादातर मौकों पर यह बेजान ही साबित हुआ। अमिताभ सिन्हा के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, इलाहाबाद, आज तक। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा क्या मुद्दों का अकाल आ गया है बीजेपी के लिए कि एक बार इस मुद्दे के नकारे जाने के बावजूद वो दोबारा इन चुनावों पर इसी मुद्दे की बदौलत वापस सत्ता में आना चाहती है। खैर, सियासत जबरदस्त चल रही है और सियासत पोस्टर की भी हो रही है, खासतौर पर इलाहाबाद के महाकुंभ में। चाहे मोदी हो या फिर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी, संतों के समागम में सियासी अखाड़े में सभी दिख रहे हैं। इलाहाबाद का महाकुंभ सियासत का अखाड़ा बन गया है। इन पोस्टरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी अपनी सियासत कुंभ में चमकाने में लगे हैं। इस पोस्टर में मोदी लाओ देश बचाओ का नारा दिया गया है। ये पोस्टर किसी सियासी दल से नहीं, बल्कि मिशन प्रोटेक्ट इंडिया नाम की संस्था ने लगाया है। राम और मोदी के भरोसे सियासी वैतरणी पार करने के चक्कर में बीजेपी कुंभ का इस्तेमाल कर रही है, तो कांग्रेस समर्थकों ने राहुल गांधी को भगवान शंकर का रूप दे दिया है। शिव की तरह उनके माथे पर भी तीसरी आंख लगाई गई है और महादेव के नीलकंठ की तरह राहुल के गले के हिस्से को भी नीला दिखाया गया है। चापलूसी की हद तो तब हो गई जब कुंभ क्षेत्र में ही लगे एक पोस्टर में सोनिया गांधी को झांसी की रानी की तर्ज पर 10 जनपथ वाली रानी दिखाया गया है। इस सत्ता में जो जहर है, जहर रूपी जो सत्ता है, इस जहर को वो पिए तभी वो जो है वो नीलकंठ कहलाएंगे। और यही भाव है उनके गले में जो थोड़ा सा नीला ये प्रोपोर्शन है, वो यही है कि ये लोक कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए सत्ता के जहर को वो पिए। अपने नेताओं के प्रति निष्ठा जताने का ये तरीका नया नहीं है, लेकिन कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ऐसे पोस्टरों का लगना नया जरूर है। खास बात यह है कि इन्हें लगाने के लिए मेला प्रशासन की मंजूरी भी नहीं ली गई। विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। और उधर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अगली सरकार तो तीसरे मोर्चे की होगी। आज तक से खास बातचीत में मुलायम ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पार्टी ने हमेशा सीबीआई का विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। बड़ा सवाल उठता है मुलायम सिंह जी, आप भी फेस करते होंगे उस मुद्दे को लेके कि सीबीआई का डर दिखा करके सरकार आप लोगों से समर्थन वापस ले रही है, समर्थन जारी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है। ये सही है कि दिल्ली की सरकार ने दो ही काम है, एक सीबीआई और दूसरा आर्थिक मामले को लेकर के। विपक्ष को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दबाने की कोशिश की है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर हमेशा रही है, चाहे सीबीआई की हो, चाहे और भी आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। तो ये है, ये दोनों का ये इनके हाथ में, एक तो है इनकम टैक्स, एक है सीबीआई। तो इनकम टैक्स और सीबीआई का पूरा दुरुपयोग सरकार करती है हमेशा। तो आपके ऊपर भी कभी दबाव डालने की कोशिश की हो? तो हमें तो हमारे पीछे तो सीबीआई लगा ही दी है, हमारे पीछे तो सीबीआई लगा दी, लेकिन हमारे सदन में देखा होगा आपने, अभी नीचे समझौता नहीं किया हमने। एमपी के बाबुओं की काली कमाई का चिट्ठा लगातार खुलता जा रहा है। अब बारी है उज्जैन के मुख्य वन संरक्षक की काली कमाई का। बताया जा रहा है कि अब तक लोकायुक्त की टीम ने बीके सिंह के घर से जब उन्होंने एक छापा मारा तो वो एक सूटकेस लेकर निकल रहे थे, जिसमें करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई का हिसाब छुपा हुआ था। नोटों का भंडार, बेशकीमती जेवर, सोने चांदी के बर्तन, विदेशी सिक्के, ये बेहिसाब दौलत है उज्जैन में वन सेवा के अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह की। इनके यहां जब लोकायुक्त ने छापा मारा तो जनाब एक सूटकेस लेकर निकल रहे थे और उस सूटकेस में कैश के साथ रखे हुए थे वो तमाम दस्तावेज, जिन्हें देखकर टीम की आंखें चौंधिया गईं। उज्जैन से लेकर भोपाल तक हुई छापेमारी में अफसर की 25 साल की काली कमाई का भांडा फूट गया।
और इनकी दौलत 40 करोड़ के पार पहुंचते देर नहीं लगी, जिसमें शामिल है सीहोर में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की जमीन, भोपाल में 50 लाख का एक मकान और फार्म हाउस, दोहा श्यामपुर में 8 बीघा जमीन, जौनपुर में 400 बीघा जमीन जिसमें 200 बीघा खुद के नाम पर है, जौनपुर और वाराणसी में खुद का मकान, वाराणसी में एक पेट्रोल पंप और होटल, अजय, सूर्या, गौतम, बुद्धा, आइडियल में निवेश, साथ में 50 लाख रुपए की एफडी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया में काफी भारी मात्रा में अनुपातहीन संपत्ति का पता चला है। अभी इसकी जांच कर रहे हैं और सुबह जब यहाँ पर टीम आई थी तो ये सूटकेस लेकर के पीछे से निकलने की फिराक में थे, लेकिन उपस्थित स्टाफ के द्वारा इनको रोका गया और जब तलाशी की गई तो उस सूटकेस में से काफी महत्वपूर्ण जानकारियां निकली हैं। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों पर लोकायुक्त छापे से सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लालवानी और बीके सिंह जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई सिमटकर क्यों रह जाती है और सरकार की नजर उन पर तब क्यों नहीं पड़ती है जब वो सरकारी खजाने की मौज उड़ाते हैं। बीके सिंह 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और इनके खिलाफ शिकायतें मिलनी तब शुरू हुई जब इनका तबादला उज्जैन में हुआ। अफसर के पास अब तक वेतन की कमाई 75 लाख रुपए के करीब होनी चाहिए। ये वाराणसी के वो होटल हैं जिनमें अफसर ने काफी पैसा लगा रखा है और इनमें कितना गोरा है और कितना काला, ये लोकायुक्त की टीम जल्द ही बेनकाब करने वाली है। वाराणसी से नीतीश कुमार पंडित और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित जैन, भोपाल, आज तक। अखिलेश के राज में एक एसपी को ईमानदारी और बहादुरी दिखाने की सजा मिली है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव सरकार में मंत्री केसी पांडे पर गौ तस्करी में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगा था। गोंडा के एसपी नवनीत राणा ने मंत्री पर आरोपियों को बचाने के लिए रिश्वत देने का भी आरोप लगाया है। मंत्री का एक आदमी जब एसपी के पास रिश्वत की पेशकश लेकर पहुंचा था तो एसपी ने स्टिंग ऑपरेशन करके पूरा सच उजागर कर दिया था। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन एसपी नवनीत राणा का ये रवैया अखिलेश सरकार को पसंद नहीं आया और नवनीत राणा को गोंडा से हटा दिया गया है।